नमस्कार तरफ से। नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से मैं काजल एक बार फिर से शख्सियत के इस अंक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, जानी मानी कथक नृत्यांगना और क्लासिकल वोकल सिंगर ऋचा जैन आज हमारे साथ हैं। तो स्वागत करती हूँ ऋचा जी का। सभी स्वागत है को ऋचा मेरा जी सादर हमारे शो में। सभी को मेरा सादर नमस्कार। काजल जी, बहुत बहुत आभार, मुझे इस प्रेस्टिजियस कार्यक्रम में आपने मुझे मेरी शिरकत करी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस मंच पर आने के लिए। और ये जरूर कहना चाहूंगी ऋचा जी कि आप यंगस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन हैं। और जो आपकी कला यात्रा रही है, मैं चाहूंगी वो आप हमसे साझा कीजिए। किस तरह की मुश्किलात सामने आई और किस तरह से आपने उनका सामना किया। मैं चाहूंगी ये सब आप हमसे अपनी इंस्पिरेशनल जर्नी हमसे शेयर कीजिए। जरूर। काजल जी, मेरा जो जर्नी रही वो 3 साल की उम्र से कथक में मुझे मेरे पेरेंट्स ने गुरु रवि जैन मेरे फादर और गुरु श्रीमती नलिनी मल्होत्रा जैन मेरी माँ, मेरे पेरेंट्स दोनों ही कथक एक्सपोनेंट्स रहे। और 3 साल की उम्र से मेरी तालीम कथक में शुरू हो गई थी। तो करते करते मतलब एक्चुअली हमारा जो जर्नी रही है वो बड़ी स्टेडी और बहुत कहते हैं ना, बहुत लंबी जर्नी रही है। लेकिन टाइम टू टाइम एडवांटेज ये रहा, क्योंकि मेरे माता पिता ही मेरे गुरु रहे, तो उन्होंने मुझे काफी बार मतलब कहते हैं ना, संभाल के इस जर्नी में मुझे वो लेते चले। तो 3 साल की उम्र से जर्नी शुरू हुई और मेरे पेरेंट्स के ग्रुप में मैं और मेरी बड़ी बहन राधिका, हम लोग मेरे पेरेंट्स के ट्रूप में डांस किया करते थे। माय पेरेंट्स यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ स्टेज परफॉर्मेंसेस एंड दे हैड डन अ नंबर ऑफ प्रोडक्शंस फॉर टेलीविजन एज वेल। तो उनकी जो डांस प्रोडक्शंस होती थी, हम लोग ग्रुप में बहुत बार डांस करते थे। मेरे फादर और मेरे माँ ने सोलो स्टेज बहुत जल्दी लेने नहीं दिया, क्योंकि मेरे बाबा का ये मानना था कि जब तक परिपक्व नहीं होते हम लोग, तो सोलो स्टेज संभालना ये मतलब ठीक नहीं है। मतलब अगर आप ऑडियंस को कुछ भी सर्व कर रहे हो, तो वो कहते हैं ना, वो पका हुआ अच्छा चावल होना चाहिए। आधा पका चावल कोई फायदा नहीं है। तो क्या बात है। इसीलिए आई थिंक बहुत लेट, आई थिंक तकरीबन 15-20 साल तक हमारी बहुत विगरस ट्रेनिंग चली है कथक में। ट्रेनिंग दो तरह की होती है, एक तो होती है घर में रियाज करने की, और दूसरी ट्रेनिंग होती है स्टेज पे परफॉर्म करते करते रियाज करने की। तो हमारी दोनों तरह की ट्रेनिंग चलती रही। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत मतलब मन, क्योंकि उम्र इतनी थी नहीं, तो इतनी समझ भी नहीं थी, तो हम बहुत गुस्सा करते थे कि अरे कर तो रहे हैं, नाच तो रहे हैं, फिर क्यों नहीं सोलो करने क्यों नहीं देते हैं। तो बाद में समझ में आया कि क्यों नहीं करने दिया। जब सोलो स्टेज हमने पहली बार करना शुरू किया कि स्टेज कितना मुश्किल है। आप खुद इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं, इतना काम आपने किया है, तो आप बिल्कुल समझती हैं कि जब स्टेज पे हम लोग लाइव कर रहे होते हैं तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। सो करते करते फिर जब हमने अपना सोलो प्रेजेंट किया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, हमको बिल्कुल होश नहीं रहता था। हमारा रूटीन बना हुआ था कि इस टाइम हम लोग रियाज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, या पापा मम्मी के साथ रिहर्सल्स पे जा रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं। जब मैंने सोलो स्टेज किया, मुझे कुछ होश नहीं था कि अच्छा नाचे या बुरा नाचे या क्या है, वो सोचा ही नहीं। नाचने को मिल रहा है, करने को मिल रहा है, और उसी में कहते हैं ना, उसी में लीन वाली जो बात होती है ना, उसी में लीन होके काम किया और उतर के नीचे आ गए। उसके बाद कई लोगों ने कहा कि अरे ये लड़की पहले दिखी क्यों नहीं हमें। मतलब इतने सालों बाद ये एक लड़की है जो इतना कथक की परंपरागत जो बंदिशें हैं उसको कर रही है, लेकिन इतने सालों तक हमको ये दिखी क्यों नहीं। तो ये वर्ड्स थे, बहुत फेमस क्रिटिक हैं लीला वेंकटरमन जी, उन्होंने बोला था। तो अभी मेरे फादर ने बोला कि ऐसे मैं भेजना नहीं चाह रहा था स्टेज पे। उसके बाद धीरे धीरे करके हमने अपने ऑडिशंस देना शुरू किया, और आई गॉट माई ए ग्रेड फ्रॉम दूरदर्शन केंद्र, देन आई गॉट माई एम्पैनलमेंट विद द ICCR, देन आई ऑल्सो गॉट माई एम्पैनलमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फिर उसके बाद जर्नी शुरू करते गए धीरे धीरे करके, और
गवर्नमेंट के प्रोग्राम हमको मिलने लगे. आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट इंडिया इन 4 countries as a soloist and also with my troupe of dancers through the Ministry of External Affairs and Ministry of Culture. तो ये तो रहा जो मतलब कहते हैं ना कि एक अच्छा पार्ट जर्नी का, जिसको मैं बड़ी खुशी से बताती हूँ. और साथ ही साथ जो स्ट्रगल्स रही, खैर वो भी मैं बहुत गर्व से ही बताती हूँ, क्योंकि उन स्ट्रगल्स ने हमको बहुत अच्छे से शेप किया है. और जो ह्यूमिलिटी जो होती है, एक कलाकार की जो विनम्रता होती है ना, वो उसको फेलियर से ज्यादा और सक्सेस से कम प्राप्त होती है. अगर किसी में विनम्रता है और उसने बड़ी मुश्किलों से जो जहाँ पर भी वो पहुंचा है, तो उसको उसकी चीज की कद्र रहती है और वो हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है और अपनी ऑडियंसेस का उतना ही मान रखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि स्टेज कितना मुश्किल है पाना. अगर हर चीज आसानी से मिल जाती तो उसकी कद्र नहीं होती. तो स्ट्रगल एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को हमने बहुत करते देखा था, क्योंकि कला कुंज जो हमारी संस्था है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली बेस्ड रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ही बनाने में बहुत मुश्किलें उनको आई. और हम देखा करते थे कि मेरे फादर प्रोफेशनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे. My mother is a political science graduate from LSR and she belongs to a defense background. My grandfather, maternal grandfather, was a defense person. तो बड़ी अच्छी फैमिलीज की आने के बावजूद कल्चर के लिए कोई ऐसा बैकअप नहीं था, कोई प्रॉपर्टी ऐसी खास नहीं थी कि भाई बैठ के आराम से खा सकें. एक एक चीज को जोड़ते हुए मैंने उन लोगों को देखा. और कई बार ऐसा भी होता था, अभी भी होता है कि नौकरी पेशा इंसान को जब अपने कल्चर को भी, अपनी आर्ट को भी बचा के रखना है, तो उसको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जो हमें भी आई और हमने भी देखा. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और एक ऐसी भी चीज होती है कि कल्चर के जो एक कहते हैं ना, एक फील्ड ऐसी है कि उसमें घुसना मुश्किल होता है. पर आप अपना एक कहते हैं ना, अगर या तो आइदर यू बिकम अ पार्ट ऑफ द क्राउड और you start walking alone. Yes. We never expected people to follow us, but we never wanted to be a part of the crowd. तो वो सारी जो दिक्कतें थी, जब आप भीड़ में नहीं चल रहे हैं, आप अकेले चल रहे हैं, तो वो अकेले जो मुश्किलें आती हैं किसी भी इंसान को, वो हमने देखी. फेलियर्स देखे. लोग मतलब वही होता था इनिशियली, जब हम लोगों को बोलते थे कि सर आप हमें हमारा काम देखिए एंड वी आर डूइंग गुड वर्क. एंड कितनी बार मतलब 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि मतलब आई हैड टू लिटरली टेल पीपल दैट सर आई हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री एंड why is it not कि हमारे से सीनियर आर्टिस्ट को बिल्कुल मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है. लेकिन हमने कई बार लोगों के जो ऑफिशियल्स थे उनको जाके हमने ये भी बोला कि सर आई एम यंग, दैट डजंट मीन दैट यू डोंट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी. Being young and good is no sin. I mean, and there are lot of youngsters today, they are so talented. आप बिल्कुल, आपके भी स्टूडेंट्स होंगे जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं. पर हाँ, इसी रास्ते से हम भी गुजरे हैं. तो अगर मैं जो हमारे यंग आर्टिस्ट हमारे जो देख रहे हैं, वो ये ना समझे कि हम लोग ऐसे पहुंच गए हैं. हम लोगों ने भी ये सारे सेटबैक्स देखे, फेलियर्स देखे, कैसे मुश्किलों से करते करते इसको मिलो, फिर यहाँ परफॉर्म करो. ये सारी मुश्किलें देख के ही हम करते हुए धीरे धीरे पहुंच रहे हैं. सो आई थिंक मुश्किलों से डरो नहीं, क्योंकि ये तो आनी है. आर्टिस्ट होना इज नॉट एन ईजी जॉब इफ यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइन एंड कोई श्योर शॉर्ट सक्सेस भी नहीं है. लेकिन मैं कहती हूँ कि आप जब भी आर्टिस्ट बने ना, तो अपने जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये क्लियर रखे कि मैं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि मैं सबसे बड़ी बन जाऊं. ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि क्या मैंने कल से बेहतर किया कि नहीं. कंपटीशन अपने से करना चाहिए. तो एक मुझे बड़ा अच्छा सा शेर याद आ रहा है कि खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को हराना है. क्या खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को हराना है. मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है. बहुत तो मुझे इसे बहुत खूबसूरत. ये शुक्रिया. So that's what I believe in and I think अपने अंदर जो चीज ईश्वर ने दी है उस पे भरोसा रखना चाहिए
और उस पे अटल रहो। जिद जो होती है ना, वो जिद सही चीज की हो, और अगर आपको लगता है कि इट कैन बी समथिंग एज स्मॉल एज बीइंग एबल टू बेक अ केक, और मे बी मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, या मे बी आई एम गुड एट डूइंग लॉन्ड्री, whatever one good thing that you have inside you, उसी उसको मतलब मन बता देता है कि मुझे ये करना है। तो मन की True, सुनो, दिल की true. सुनो, let the heart guide you, and let the mind also be there, because it's very important to have a balance between the two. So that's Very what I true. believe in, and I would just suggest this to the youngsters also. क्या बात, हमारे साथ बहुत से व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं उनके नाम लेना चाहूंगी। जी, जावेद अख्तर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, दे हैव ऑल प्रेज फॉर यू। शिल्पा वर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत वेलकम। सलम मेहता जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। श्याम सुंदर जी जुड़ चुके हैं, वो लिखते हैं गुड टू सी यू रिचा, ऑलवेज विद योर एवरग्रीन thank you, स्माइल, दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। thank प्रियंका you, गौर thank you, हमारे Shamji. साथ जुड़ चुकी हैं। पंकज चुग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुचित्रा Hello, गुप्ता Pankaj. जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो लिखती हैं गुड टू सी यू रिचा, यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल विदाउट इवन मीटिंग मी। सुचित्रा गुप्ता जी लिखती है। Thank you, ma'am. Thank you so much. अमरजीत जी हमारे जी, साथ जुड़े हैं। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, युवराज शर्मा जी। युवराज सर लिखते हैं रीचा बेटा शुभकामनाएं, थैंक यू, थैंक यू thank हमारे you, साथ जुड़ने। Yuvraj. Yes, yes, Yuvraj sir was my teacher at one point of time, and हम लोग I've come from Bluebell School. मैंने वहाँ से पढ़ी हूँ, and sir was there, and he has been such a wonderful teacher, and he himself has been so inspiring. So sir, प्रणाम, happy Teachers Day की मैं belated बधाइयाँ दूंगी, और आपको सादर प्रणाम करती हूँ। जयदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, ही इज वेरी वेल स्टेटेड दैट वन नीड टू स्ट्राइक बैलेंस, वेरी ट्रू। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपकी जो जर्नी के बारे में आपने बात की, तो आपने क्लासिकल वोकल भी सीखा, उसके बारे जी, में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक्चुअली मेरे फादर ने गुरु रवि जैन जी ने हम्म, अपने बचपन से, मैं एक्चुअली जो कहानी शुरू होती है वो एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से शुरू होती है। जी। माय ग्रैंडफादर वाज वर्किंग विद बेनेट कोलमैन इन हम्म, कैलकाटा, एंड ही वाज एट अ वेरी हाई पोजीशन। माय ग्रैंडफादर, माय पैटर्नल ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, तो उनको ये उनका क्या होता था कि वो अपने वीकेंड्स पे, उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट 1940s के टाइम पे, तो उस हम्म, टाइम पे ही वो ना, उस टाइम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस तो थी नहीं, इतने प्रोग्राम्स होते नहीं थे, तो मेरे हम्म, ग्रैंडफादर वीकेंड्स पे हम्म, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते थे हमारे घर पे। हम्म, तो उस टाइम हमारे घर पे पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित शंभू महाराज जी, अलकनंदा क्या बात। देवी जी, गोपी कृष्ण जी, सितारा देवी जी, अलकनंदा देवी जी उनकी बड़ी बहन, उनके फादर सुखदेव बाबा, ये लोग सब लोग हमारे घर आते थे। जी। तो मेरे फादर ने इन सब कलाकारों को बचपन से देखा। तो जब उनको इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मेरे ग्रैंडफादर ने बोला कि पहले इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियर बन जाओ, दैट सो दैट यू हैव अ सिक्योर इनकम, और उसके ट्रू। बाद अपना मतलब अपनी आर्ट को परस्यू करो। तो वही हुआ। और मेरे फादर ने जो डांस कथक देखा था, वो तकरीबन, वो मुझे जब उन्होंने मुझे ठीक से बाकायदा सिखाना शुरू किया, तो वो ये कहते थे कि बेटा मैंने ना 100 साल का कथक देखा है। क्या तो बात। 100 साल के कथक में कथा वाचन उन्होंने या अपने बुजुर्गों को करते देखा था। तो हम आई थिंक 3 साल की उम्र में हमने नाचना ट्रेनिंग लेनी शुरू की माँ बाबा से, और 6 साल की उम्र से पापा ने हमको गाने की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू करी। तो 6 साल की उम्र में अजीत कुमार मिश्र जी थे जो घर आते थे और हमको गाने की ट्रेनिंग देते थे। अब उस टाइम अकल ही नहीं थी कि क्यों गाना सीखना है या क्यों समझ चाहिए, डांस कर तो रहे हैं क्या है। बट उनकी विजुअलाइजेशन ये थी कि डांसर को गाना और ताल की समझ, ये दोनों होनी चाहिए, तब जाके जरूर। उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें डेप्थ आती है। हम्म, अदरवाइज क्या है कि आप जो लिरिक्स समझना है, या हम्म, किसी राग का मूड क्या है, क्योंकि हर एक राग की शक्ल है, हर एक जी। राग का एक मूड है, एक उसकी भावना है। वक्त तो जब का तक वक्त आप भी। अपना, या बिल्कुल, तो आप जब किस लिरिक्स को कैसा आपने पीस उठाया है, जब आप अभिनय कर रहे हैं, उसी लिरिक्स हम्म, को आपने किस तरह से कौन से राग में ढाला है, और उसी राग में फिर आप उसको बरत रहे हैं अपने नृत्य के थ्रू।
तो ये समझ जब तक गाने की नहीं आएगी तब तक नाच में वो उभर के उतनी डेप्थ से नहीं आ पाएगी. आई विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट माई ऑडियंस. भारी भारी रह जाएगा, अंदर वाला नहीं आएगा. कनेक्शन नहीं हो Yes, पाएगा. एग्जैक्टली, यस, दैट्स द वर्ड. कनेक्शन नहीं हो पाता. तो उसको इंटरनलाइज करने के लिए गाना सीखना जरूरी है. तो हमने फिर उसके बाद आई थिंक 8-10 साल उनसे सीखा. और उसके बाद मैंने पंडित ए महेश्वर राव जी हैं, ग्वालियर घराना के, मैंने उनसे तालीम ली तकरीबन 10-12 साल. हालांकि मैं क्लासिकल गाती नहीं हूँ, लेकिन उसकी समझ रखना. और सुबह जब रियाज कर रहे होते तो बड़ा ख्याल, एक ताल में गाना या तिलवाड़ा में गाना या ठुमरी गा रहे हैं या तराना गा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस जरूर जारी रहती है ताकि उसकी समझ रहे. और जब कथा वाचन करते हैं नाच कर गाने में, तो दोनों चीजों में पक्का होना में सालों लग जाते हैं. डांस तो सीख ही रहे हैं, कर रहे हैं, उसके साथ साथ गाना भी सीख रहे हैं और कर रहे हैं. लेकिन जब आप दोनों को मिला रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, तो उसकी अलग रियाज है फिर. और जब तक दोनों में कंफर्टेबल, इक्वली कंफर्टेबल नहीं हो, तो एक दूसरे को वो डिस्टर्ब करेगी चीज. या तो गाना भूल जाओगे या डांस भूल जाओगे. तो ये दोनों को पक्का करते 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 2008 से हम कथा वाचन कर रहे हैं, गाना गा के नाच रहे हैं. अभी क्या हो गया, 2020 हो गया. अभी भी उसी जतन में लगे हुए हैं कि हे ईश्वर, जब नाचे तो प्लीज स्वर लग जाए, और जब मतलब गाएं तो स्वर लग जाए, और जब नाचे तो ताल में नाचे, ताल पे ना नाचे. दो फर्क चीजें हैं. तो उसी की कोशिश रहती है. इसीलिए डांसर्स को गाना सीखना चाहिए, ताल तबला सीखना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, और सुनते रहना चाहिए लोगों को. गाना सुनना, तबला सुनना, पखावत सुनना. मेरे फादर, माँ बाबा मुझको, पेरेंट्स हर एक के परफॉर्मेंस में लेके जाते थे तबला सुनाने के लिए. स्पेशली बड़े बड़े गुरुओं से मिलवाते थे, और मुझे हमेशा ये बोला जाता था कि बेटा सबके पैर छूना. तो मेरे को समझ में नहीं आता था ये क्यों बोलते हैं, हम यही करते रहेंगे, सबके पैर छूते रहेंगे, कोई देखता तो है नहीं हमें. तो वो कहते थे बेटा ये बड़े गुणी लोग हैं, इनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है. तुम्हें पता नहीं होता कि इनकी वाइब्स के थ्रू तुम्हारे अंदर क्या आ जाए. ये बड़ी अलग अलग चीजें, अलग बातें हैं, और ये ऐसी हैं कि बड़ी इंटेंजिबल चीजें हैं. यू कांट सी देम बट दे डू हैपन. आप किसी मुझे सच में ऐसा लगता है कि जब आप गुणी लोगों के साथ होते हैं, उनकी जो वाइब्स होती हैं वो आप में कहीं ना कहीं अंदर जा रही हैं. तो इसीलिए कहते हैं कि संगति अच्छी रखो. तो इस तरह से गाना और नाच का जो समन्वय था, मेरे फादर ने उसको डाला हम में. क्या बात, क्या बात. हमारे साथ सुधापुरी जी जुड़ चुकी हैं, अमरजीत अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, रश्मि धर जी जुड़ चुकी हैं. सभी का स्वागत. रश्मि जी लिखती हैं कि ऋचा जी, योर डैड रवि एंड आई वर्क टुगेदर विद महाराज कृष्ण कुमार, अ ग्रेट कथक डांसर. एंड I have seen your elder sister dancing when she was 5 years old. ये वो लिखती हैं. ओह दैट्स लवली. आप तो आपको सादर प्रणाम रश्मि जी. आप इतने गुणी लोग हैं, मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम. सरला जी जुड़ी हैं. बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे इस कार्यक्रम के दौरान. सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मैं. और ऋचा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी हमने गायन की बात की, तो बहुत सारे, श्याम सुंदर जी ने लिखा है कि ऋचा इज वेरी गुड सिंगर, और जाहिर सी बात है, आई नो आप बहुत अच्छा गाती हैं. तो मैं चाहूंगी आप हमें थोड़ा सा कुछ सुनाएं. चलिए काजल जी, मैं शुरू करती हूँ. ये कथा वाचन ही है, और मतलब आजकल एक कोशिश है कि इसी को बढ़ावा दिया जाए. तो उसी से मैं शुरू करती हूँ, कथा वाचन से. एक सेकेंड. ये है कथा वाचन, और ये परंपरा इस तरह की है कि कथक का जन्म कथा वाचन से हुआ. कथा कहे सो कथक. तो आज जो मैं आपको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, ये है नरसिंह अवतार की कथा. विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार की कथा. तो जहाँ पर हम लोग बात करते हैं हिरण्यकश्यप राक्षस की,
और कैसे ईश्वर ने उनका नर सिंह, आधे नर और आधे जो सिंह का रूप था उन्होंने लिया और हिरण्यकश्यप राक्षस का संहार किया। तो उसी का थोड़ा सा मैं आपको कथावाचन सुनाती हूँ। होलिका ने सो जुलम गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। होलिका ने ऐसो जुलम गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। हिरणाकुश अत्याचारी, जाने निक न दया बेचारी। प्रहलाद राम उच्चारी, पित क्रोध कियो है भारी। तो हाथ पांव बांधे सुत के, पर्वत ते नीचे डारो। प्रहलाद गोद बैठारो। तो इस तरह से इसका कथावाचन हमारा चलता है। बहुत खूबसूरत, और जी चाह रहा था बस सुनते ही जाएं। बहुत, लेकिन अभी ये सिलसिला तो जारी रहेगा, अभी हम आपसे बहुत कुछ सुनेंगे। आपका जो स्टाइल है वो लखनऊ, जयपुर और बनारस घराने का मिश्रण है, क्या कहेंगे इसके बारे में? के बारे में जानना चाहेंगे हम। जी, लखनऊ इसीलिए क्योंकि मेरे फादर पंडित शंभू महाराज जी से सीखे थे, और साथ ही साथ उनकी तालीम रही अलकनंदा देवी जी से। अलकनंदा देवी रही सितारा जी की बड़ी बहन। सितारा देवी जी, द लेजेंडरी सितारा देवी जी की बड़ी बहन अलकनंदा देवी जी। तो मेरे फादर की तालीम उनसे रही, और पंडित शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज जी के चाचा, उनसे। तो लखनऊ घराना की जो इनिशिएट पापा ने मुझे किया, तो वहां से किया। मेरी मदर गुरु नलिनी मल्होत्रा जैन, उनकी तालीम रही जयपुर के बहुत लेजेंडरी गुरु पंडित सुंदर प्रसाद जी और पंडित कुंदन लाल गंगानी जी से, जो गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी जी के फादर हैं। तो इसी वजह से कथक में लखनऊ और जयपुर दोनों की तालीम रही। और इसी के साथ साथ जैसे मैंने बनारस का मेंशन किया, और जानकी प्रसाद बनारस घराना की कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने, मेरे पेरेंट्स ने महाराज कृष्ण कुमार जी से सीखी, जैसा रश्मि जी ने मेंशन किया था। तो वहां से भी इसीलिए जो हमारा गुलदस्ता रहता है, जो हम अपने ऑडियंस को प्रेजेंट करते हैं, उस गुलदस्ते में लखनऊ के भी फूल हैं, जयपुर के भी फूल हैं, बनारस के भी फूल हैं। कोशिश करते हैं कि लोगों को अच्छा लगे। बहुत खूबसूरत। आपने इंडिया में तो परफॉर्मेंसेस दी हैं, आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो सबसे ज्यादा एंजॉय आपने कहाँ किया, कहाँ आपको बहुत मजा आया कि यहाँ इस जगह मुझे जो एक बहुत अच्छी फील आती है, वो कौन सी जगह है? ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मजा आया परफॉर्मेंस देने में? वैसे तो I have been fortunate enough to perform in places like Chicago, University of Chicago. I have performed at National Arts Center, Ottawa, Canada. टोरंटो में किया है, और सडबरी में किया कनाडा में। उसके साथ साथ मैं यूक्रेन भी गई थी, फिर मैं अफ्रीका भी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से। तो मेरे ख्याल से हर जगह पे एक बहुत खूबसूरत अनुभव रहा, और अलग अलग इसीलिए रहा क्योंकि ऑडियंस का रिएक्शन जो होता है, वो कई लोग आपको आके एकदम स्तब्ध देख रहे होते हैं, कई लोग बहुत दूरी पे खड़े होंगे, आपके पास नहीं आते, वो फोटो उनको लेनी होती है या बात करनी होती है तो हिचकिचाहट रहती है। जब ऐसे रिएक्शन होते हैं तो मतलब मेरा मन बड़ा, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मतलब मुझे बहुत मतलब आई कैन आई एज अ डांसर मैं किसी के भी भाव समझ पाती हूँ, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हम ज्यादा आंगिक अभिनय ना करें कथक में, पर जो सात्विक अभिनय है उसके माध्यम से हम लोग समझ पाते हैं। तो एक्सपीरियंसेस में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो मेरा रहा, वो एक तो नेशनल आर्ट सेंटर ओटावा में रहा, और वहाँ मैंने सोलो किया था। आई वेंट थ्रू द ICCR इन 2014। आई वाज इतनी मैं बुड्ढी नहीं थी उस टाइम पे तो
और कम, ऐसे कह सकते हैं कि और कम उम्र थी हमारी, बट जैसे हमने बात करी कि अभी भी आप इंस्पिरेशन है यंगस्टर्स के लिए, यू आर एन इंस्पिरेशन। yes, जी। I mean we still fall in the category of young people, but back या then we were like almost, बहुत ज्यादा छोटे थे, क्योंकि इतना जब आप कनाडा में जा रहे हैं, आप यूनाइटेड स्टेट्स में जा रहे हैं, दीज आर वेरी मेजर कंट्रीज, तो वो भी हमें बहुत टाइम बाद भेजा, क्योंकि आईसीसीआर की एम्पैनलमेंट मुझे 2009 में मिल गई थी, उस टाइम तो बहुत ही छोटे थे। और उसके बाद फिर हम काफी सारे लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन कुछ ना कुछ करे जा रहे थे आईसीसीआर के लिए। उसके बाद उन्होंने 2014 में हमको भेजा, जब उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये संभाल लेंगे, इतना प्रोफेशनल लेवल पे जा रहे थे। हाँ। तो 2014 का मुझे याद है कि मैंने सोलो किया था, और मैं गा रही थी, लाइव गा रही थी, और नाच रही थी, गा के नाच रही थी। तो आफ्टर वी फिनिश्ड, यू नो, देवर, जब मतलब उनकी कैपेसिटी आई थिंक शायद मे बी 300 और 400 की कैपेसिटी थी ऑडिटोरियम की। एंड जब खत्म हुआ तो हम बाहर की तरफ, आफ्टर आई फिनिश्ड, और वहाँ पर सारे एम्बेसडर्स और बेल्जियम के एम्बेसडर और सबको उन्होंने इनवाइट किया था। सो वंस वी फिनिश्ड, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू मीट एवरीबडी देयर। एंड वंस वी फिनिश, हम बाहर निकले, ऑडिटोरियम से बाहर निकले, तो मैं वहां पर और भीड़ हमको दिखाई दी। तो वहां और कुछ लोग देखे, मैंने कहा पता नहीं यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। तो बाद में एम्बेसी वालों ने बताया कि मैम अंदर पूरा भर गया था, तो ये लोग हाँ। बाहर खड़े थे, और उन्होंने बाहर हमारी स्क्रीन लगाई हुई थी, बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई हुई थी, जहां पर वो बाहर से देख रहे थे। तो क्या उनके बात। हाथ में मेरे फ्लायर्स थे, फ्लायर जो एम्बेसी ने बनाए थे, वो फ्लायर्स उनके हाथ में थे। एंड आई हैड, यू नो, वन जेंटलमैन, टू इन फैक्ट, आई वुड रियली लव टू मेंशन देयर नेम्स। एक जेंटलमैन आए और उन्होंने बोला, मतलब उनकी 50-55 साल की उम्र रही होगी, तो उन्होंने बोला, रिचा आप इस पे साइन कर दीजिए प्लीज, कैन आई कॉल यू रिचा? आई सेड ऑफ कोर्स यू कैन कॉल मी रिचा, आई एम वेरी यंगर इन एज टू यू, प्लीज कॉल मी रिचा। तो उन्होंने बोला, रिचा इस पे प्लीज ऑटोग्राफ दे दीजिए। मैंने कहा मैं ऑटोग्राफ आपको नहीं दे सकती, आई एम टू यंग फॉर दैट, प्लीज अपना नाम लिख दीजिए। मैंने कहा थैंक यू सो मच, एंड द ओनली थिंग दैट आई रिक्वेस्ट यू टू डू इज प्लीज ब्लेस मी, प्लीज प्रे फॉर मी दैट आई sincerely do my work all my life, that's, please bless me with that. फिर एक और तो जेंटलमैन थे, he was even I think 60-65 years of age, और उन्होंने अपने जेब से, you know, he gave me $100 note and he kept it in my hand. एंड आई सेड सर ये प्लीज मत कीजिए, आप ये मत कीजिए। आई सेड बेटा तुमने, हम जब परफॉर्म कर रहे थे, तो मैंने ये बोला था कि जो रिदम होती है वो हमारे में विद्यमान रहती है, रिदम कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है। इट इज, यू नो, जैसे हमारा दिल धड़कता है, हार्ट बीट्स, इट्स अ हार्ट बीट। सो यू नो, जब रिदम, जिंदगी ही रिदम है, तो फिर अलग कैसे हो सकते हैं हम लोग। ट्रू। तो ये बात मैंने अपने परफॉर्मेंस के दौरान बोली। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने ना इतने सालों में मैंने परफॉर्मेंसेस देखी, ये वाली बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं चाहता हूँ तुम्हारी दिल की धड़कनें खूब साल तुम खुश रहो, और तुम ऐसे ही काम करती रहो, तुम्हारी दिल की धड़कनें बरकरार रहें, इसलिए मेरे आशीर्वाद स्वरूप मैं तुमको दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये प्लीज रखो अपने पास। क्या so these बात। uh, so these are little things that, you know, that really make you very happy. और इसी के साथ साथ एक और जिक्र करना चाहूंगी, हमने ट्रेड फेयर में भी परफॉर्म किया था। और ट्रेड फेयर में आफ्टर वी फिनिश्ड, तो आई वाज चेंजिंग माय क्लोथ्स इनसाइड, आई वाज चेंजिंग माय कॉस्ट्यूम। तो कुछ लोग आए, बाद में मिलने आए। तो मेरी मदर, शी ऑलवेज स्टेज विद मी, गुरु नलिनी मल्होत्रा जैन, वो पढ़ंत पे रहती हैं और पूरा कमांड वो करके रखती हैं हम लोगों को। तो आई मीन शी कंट्रोल्स एंड शी इज देयर विद मी। तो गुरु का आशीर्वाद तो सर्वप्रथम और बिल्कुल 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 बहुत जरूरी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा बाहर आओ, कुछ लोग हैं यहाँ पर। तो माइक्रोफोन उन्होंने उस टाइम भी ऑन कर रखा था, तो उन्होंने बोला कि मैम एक बार प्लीज ये वाला दोबारा से गा दीजिए, आप एक पर्टिकुलर पीस में गा रही थी। मैंने कहा आप वापस गा दीजिए, ये बड़ा अच्छा लगा था। तो मैंने दोबारा गा दिया। जैसे मैंने खत्म किया, तो मतलब तकरीबन 15-20 लोगों की भीड़ होगी, तो किसी ने मेरा एकदम से ना हाथ पकड़ा भीड़ में, और एकदम से मैं घबरा गई। मैंने कहा अरे ये क्या है भाई, ये हो क्या रहा है? तो सडनली ऑब्वियसली यू नो काजल जी कैसा होता है। तो मैं घबरा गई, बिल्कुल मैं घबराई। मैंने कहा ये हाथ किसने पकड़ लिया यार? मैं छड़ाने की कोशिश करी, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हाथ में कुछ रखा, मेरी मुट्ठी बंद करी। और मैं जब तक मैं संभल पाती, तो उस इंसान ने मुझे, वो बहुत अच्छे, बहुत फैशनेबल कपड़ों में नहीं थे, बहुत साधारण से कपड़ों में थे, और उन्होंने मुझे ये बोला, मैडम आज मैं बहुत खुश हुआ हूँ
ये इससे ना मेरे पास यही बचा था, मैं सारा पैसा खर्च दिया है, यही बचा था, इससे आप प्लीज रबड़ी खा लेना, आज अपना मुंह मीठा कर लेना मैडम, नमस्कार। और वो निकल गए भीड़ में, जब तक मैं समझ पाती वो एकदम भीड़ में गायब हो गए। तो मैंने जब हाथ अपना खोला, वो 100 रुपए का नोट था। काजल जी, मैंने वो आज भी संभाल के रखा है, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है वो ईश्वर के स्वरूप में आ जाता है, पता नहीं होता। तो यस, डेफिनेटली। तो मेरा जो $100 नोट है वो भी है, और ये 100 रुपए का नोट, मेरे लिए सब बराबर है। जहाँ आशीर्वाद मिल रहा है, जहाँ ब्लेसिंग मिल रही है, जहाँ एक थोड़ी सी भी खुशी मैंने अगर किसी को अपने काम के माध्यम से दी है, मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड वही है। तो ये सब एक्सपीरियंसेस आर सो ब्यूटीफुल। अब हम फिर से आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। जरूर। मैं इतनी खूबसूरत आवाज जी। जी, तो मैं ये प्रेजेंट करती हूँ। ये हमने किया था केवट संवाद। केवट संवाद, और इसमें बेसिकली है कि जो केवट है उनकी भावना क्या रहती है राम के प्रति, क्योंकि वो नीची जाति के थे, और लेकिन राम तो ईश्वर थे, और उनकी क्या भावना रहती है जब राम उनके सामने प्रकट होते हैं और उनको ये सौभाग्य मिलता है कि वो उनको अपनी नाव में बिठाकर गंगा मैया पार करा सकें। तो केवट संवाद का एक छोटा सा अंश मैं आप सबके सामने रखती हूँ। एक सेकंड दीजिएगा। राम, सिया और लक्ष्मण संग निकल पड़ते हैं 14 वर्ष के वनवास की ओर। जा पहुंचते हैं गंगा घाट, जहां खड़ी है केवल एक नैया, और उस नैया के खिवैया हैं केवट। राम को देखकर केवट सकुचा जाते हैं, क्योंकि वह समझ गए हैं कि ये वही श्री राम हैं जो सर्वव्यापी हैं और विष्णु का रूप है। और आज उनका दर्शन का सौभाग्य इस तुच्छ जाति केवट को मिला है। राम से बड़ा राम का नाम, राम की कथा परम सुख धाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम की कथा परम सुख धाम। सच बाबत बिनु इच्छा जाए, सुर सर गंगा तट प्रभु आए। गंगा तीर खड़ी एक नैया, जिसके केवट नाम खिवैया। चाहे केवट को बुलवाना, गंगा पार राम को जाना। सोच समझ केवट नहीं आवा, कहे भेद मैंने सब जाना। विष्णु रूप राम अवतारा, दर्शन दिए करे उपकारा। नीची जात में तुम रघुराई, कैसे छुए केवट सहाय। अंत में जब राम उनके आग्रह को मान जाते हैं कि तुम मेरे चरणों की धूल को के पानी को पी सकते हो, तो केवट हर्षित होकर गाते हैं, उमड़े हर्ष हे अनुरागा, केवट चरण पखारन लागा। जिस जल केवट चरण पखारा, पिए जल वही सब परिवारा। राम सिया लखन को लिए नाव बैठाए, राम सिया लखन को लिए नाव बैठाए। रघुवर गाथा गात चले, गंगा पार लगाए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय जय राम सिया राम। तो इस तरह से इसका कथावाचन चलता है, केवट संवाद।
बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, सो डिवाइन, सो मिसमराइजिंग, बहुत खूबसूरत। ये जरूर जानना चाहूंगी, जब आप परफॉर्म करती हैं तो आप साथ साथ गाती भी हैं लाइव, यस, तो मुश्किल आई नहीं लगता? ऑलवेज, बहुत मुश्किल नहीं बहुत लगता मुश्किल। साथ? बहुत मुश्किल है ये, तो कैसे करती हैं आप ये? बिल्कुल, बहुत मुश्किल पड़ती है अनडाउटेडली। पर काजल जी, हम लोग जैसे हम पहले भी हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, तो एक्चुअली क्या है, हम सांस को ना बांधते हैं, क्योंकि हम्म। जब विगरस पोर्शन, जनरली टेक्निकल पोर्शन हम लोग जब नाच रहे होते हैं कथक में, तो अ, हमारे तोड़े जो होते हैं मैक्सिमम 40 सेकेंड्स के होंगे, या बहुत लंबा हुआ तो 1 मिनट का खिंच जाएगा, चक्करदार बड़ा वाला भारी वाला तोड़ा। तो क्या होता है, सांस तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है। किसी भी डांसर से आप पूछिए, चाहे वो भरतनाट्यम डांसर हो, चाहे वो किसी भी विधा को कर रही हो डांसर, हम लोगों का काम फिजिकल मेहनत का बहुत ज्यादा है। जब गाना गाते हैं तो डांस में सांस चढ़ता है और गाने में सांस को बांधना है या कंट्रोल करना है, कंट्रोल की बात है। तो एक्चुअली क्या हम लोग कोशिश में रहते हैं कि जो सांस लेने का 20 सेकंड का, अगर मेरे पास मान लीजिए टाइम है कि मैंने कुछ एक विगरस पोर्शन खत्म करने के बाद मुझे वापस गाने जाना है स्टैंडिंग माइक्रोफोन पे, एंड आई हैव अबाउट 20 सेकंड्स टाइम, 20 सेकंड्स। सो उस 20 सेकंड में मुझे झटाझट सांस भर लेनी है, ताकि मैं माइक्रोफोन पे जाके सुर से पकड़ पाऊं, उसको करेक्टली पकड़ पाऊं। तो ये जो 20 सेकंड वाला जो काम है, इसको कई बार करना पड़ता है, सांस बांधना। दैट इज द मेन थिंग ऑफ जब गाना गा के नाच रहे हैं, तो उसको इसका रियाज बहुत जरूरी है। और जो पीसेस अलग से नाचना, फिर गाना, फिर उसको बैठाना, तो ये बहुत बार हम जैसे बात कर रहे थे, 2008 से इसी कोशिश में लगे हैं कि ये एकदम सद के इसको करते चलें। तो मुश्किल तो है, लेकिन कथा वाचन जो कथक का जो कहते हैं ना, जो गंगोत्री है, अगर ये अभी नहीं किया ना तो ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि कथक क्या? की जो शक्ल है वो बहुत अलग हो चुकी है। आजकल हम लोग शेप ऑफ यू पे भी कथक करने लगे हैं, और नच बलिए पे भी कथक करने लगे हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट पे भी कथक करने लगे हैं, भरतनाट्यम भी करने लगे हैं। तो ये जो शक्ल कथक की होती जा रही है, इसको इसको बचाना बहुत जरूरी है। और आप एक तो बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं, कथावाचन जो परंपरा है इसको आगे रखने में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। काजल जी, मैं बहुत हम्बली बोलूंगी, बहुत मुश्किल कोशिश है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहते हैं ना, दिया जो हमारा कथक का जो ओरिजिनल दिया है, श्याम जी हैं यहाँ पर, वो जानते हैं कि मालती दीदी ने अपना पूरा जिंदगी, श्याम जी ने अपनी पूरी जिंदगी कला को दी है। तो ये लोग समझते हैं कि मालती दीदी इतने बच्चों को उन्होंने तैयार किए, इतना खूबसूरत, वो खुद आर्टिस्ट हैं। मेरे माता पिता गुरु रवि जैन, गुरु नलिनी मल्होत्रा जैन, इन्होंने पूरी अपनी जिंदगी दी। तो क्या हमारी जो जनरेशन है, अगर हमने इसे बर्बाद कर दिया, तो इन लोगों का एफर्ट खराब चला जाएगा। इतने ध्यान से ये लोग वो उस दिए को बचा बचा के हम लोगों को दे रहे हैं, और हमारा काम है कि उस दिए को वापस बचा के आगे देना। तो ये हवाएं जो चल रही है ना, वेस्टर्न हवाएं और फ्यूजन हवाएं और बहुत टेक्निकल हवाएं, उनसे कथक को बचाना बहुत जरूरी है। तो कोशिश है कि मेरा आंचल जो है ना, वो इसी काम के लिए है, कि मैं उस धरोहर है आंचल से, हमारी, और बिल्कुल धरोहर को संभालना सच में बिल्कुल बहुत बड़ा बिल्कुल योगदान है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा तो योगदान है। सो बिल्कुल। और इंस्पायरिंग आप। जिंदगी का उद्देश्य एक होना चाहिए। चाहे हम्म। वो, मैंने जैसा बोला, जब मैंने कहा ना आपसे, मेरे फादर, एक मेरे दादाजी इनफैक्ट कहते थे कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तुमको, इफ यू हैव चोजन कि मुझे मुझे शूज की फैक्ट्री बनानी है, जूता बनाना है, एज स्मॉल एज दैट और मे बी एज बिग एज दैट, जूता बनाना है, तो जूता ऐसा बनाओ कि वो बाटा और लिबर्टी के लाए, जो भी करना क्या? है। पर जिंदगी का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक उद्देश्य, वो बड़ा क्या या बात। छोटा है, वो मैटर नहीं करता है। तो जिंदगी का जो, मैं इनफैक्ट मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आजकल के हमारे जो यंगस्टर्स डांसर्स हैं कथक के, बड़े अच्छे, बड़े टैलेंटेड हैं, लाइक 20-22 साल की उम्र वाले जो हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड। पर हाँ, ये जरूरी है कि ये जो कथक की, जो मैं कह रही हूँ, दिया जो ओरिजिनल वाला है ना, इसको बचा के रखें, इसको बहुत हवाओं से जरूरी है, बचाना बहुत बहुत जरूरी जरूरी। है। सच में आप हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। बस कर दें हम आपको लोग बहुत सारे, जिंदगी से। बहुत सारे, बहुत सारे आपको अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारे। बोलूंगी तो फहरिस्त बहुत लंबी है।
तो अवार्ड मिलने से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। क्या कहेंगी आप क्या कहेंगे? काजल जी, मेरी माँ ने मुझे याद है कि मैं 10 साल की थी और एक नेहरू बाल समिति का ना उस टाइम कंपटीशन हुआ करता था। तो हम लोग ग्रीन रूम में थे, वो टेंट लगे हुए थे, तो माँ मुझको तैयार कर रही थी और मैं सोलो डांस के लिए जा रही थी। कथक किया था उस टाइम, मतलब 10 मिनट का किया होगा अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन गिवन टू अस। तो मैंने उस टाइम उनसे पूछा, मैंने कहा माँ अगर हम जीत जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, प्राइज में क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है ना, मुझे ये पता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज में नाम क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, ना ये तुम्हें पता होना चाहिए। बिल्कुल अपना बिल्कुल। काम करते चलो, काम करते चलो, और जब अगर मिल जाए बहुत अच्छा, और अगर ना मिले तो और अच्छा, क्योंकि तब तुम्हें ये रहेगा कि हाँ नहीं आज कमी थी ये थी ना। और अगर प्राइज मिल भी जाए या अच्छा अवार्ड मिल रहा है तो उसको बड़े इज्जत से ग्रहण करो, क्योंकि किसी ने तुम पे इतना विश्वास किया कि उसने आपको ये अवार्ड दिया है, उसका मान रखो। वो मान रखना जरूरी है, लेकिन ये मान अपने सर पे नहीं चढ़ने देना है। तुम्हारा काम है कला को समर्पित रहना और निरंतर हर रोज कुछ कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करते चलना। तो क्या अवार्ड्स बात। मिलते हैं बहुत, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ह्यूमिलिटी से और उसको मैं स्वीकारती हूँ और उनको धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमको दिया। और साथ साथ अपने आप को हर रोज वही माँ की बात बताती हूँ कि हाँ ये इधर नहीं चढ़ना चाहिए, इधर इधर ही रहना चाहिए। तो यही बोलना चाहूंगी। बहुत खूबसूरत बात कही रीचा आपने, बहुत ही खूबसूरत बात। मैं ये जानना चाहूंगी आपको कि जब भी हम ऐसे परफॉर्मर स्टेज पर जाते हैं, चाहे हमने जितने भी शोज किए हैं, 200 100 किसी भी प्रोडक्शन के, तो अब बटरफ्लाइज सी आती हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी रहती है, आप क्या कहेंगी इस बारे में? बिल्कुल आपने सही बात बोली काजल जी। ये वाला जो शब्द है ना, ये एक सच में एक कलाकार, एक सच्चा कलाकार यही वाले शब्द यही बोलता है कि आप खुद इतनी अच्छी कलाकार है, इसलिए आपने मुझे बैंग ऑन सही वाली चीज पूछी है। ये बटरफ्लाइज वाली जो बात आपने कही, आपने खुद इतना काम किया है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि कल परसों हम लोग ऐसी यही बात कर रहे थे, तो मेरी माँ मतलब इन आई थिंक इन हर 80s के टाइम पे माय मॉम वाज अमंग्स द बेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ कथक एंड शी हैड परफॉर्म्ड। जब हम करना शुरू किए तो मैं पूछती थी माँ इस वाले स्टेज पे करना है, इस वाले स्टेज। कहते हाँ मैंने किया है, यहाँ किया, अच्छा हाँ मैंने किया है, अच्छा वहाँ मैंने, हाँ मैंने किया है। मैंने कहा आपने कौन से वाले पे नहीं किया है? कहती थी बेटा मैंने किया है, तुमको एक्सपीरियंस में बता सकती हूँ। तो उनका भी यही मानना था और हम आपस में बात कर रहे थे, तो वो ये कह रही थी कि देखो समुद्र है, जब हम लाइव परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, जब स्टेज पे होते हैं, तो ये समुद्र है। और हर बार जब मैं एक गोता कहते हैं ना, एक डुबकी मैं समुद्र के अंदर ले रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वहां क्या क्या मुझे मिलेगा। समुद्र में तो कोई भला नाप सकता है? तो हर बार जब मैं जा रही हूँ किसी भी स्टेज पे, वो एक नया एक्सपीरियंस मुझे देता है। और कितनी बार ऐसा हुआ कि जब कुछ चीजें थी जो हमने रिहर्सल में करी नहीं और स्टेज पे अपने आप निकली वो, जैसे बिल्कुल। कुछ तत्कारें थी एकदम से। बहुत अच्छा एक बार हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, फतेह सिंह गंगानी जी हैं, पंडित फतेह सिंह गंगानी जी। वो इतने मेरे मदर के गुरु भाई हैं। तो वो हमारे साथ, सौभाग्य हमारा कि वो हमारे साथ बजा रहे थे। तो स्टेज पे इतना इतना अच्छी वो जगा गए तबले पे, तो मैं उनके साथ साथ में चल रही थी। मैंने कहा हमने तो ये प्रैक्टिस की नहीं और इतना मजा आ रहा था। तो वो सीखने को मिलता है स्टेज पे, और एक अनुभव अलग, हर बार एक अनुभव अलग होता है। तो मेरे ख्याल से उस अनुभव को, जिसको मैंने पहले नहीं देखा, वो मुझे बटरफ्लाइज कॉज करता है एवरी टाइम आई एम ऑन द स्टेज, एवरी टाइम आई एम गोइंग ऑन द स्टेज। और जो बटरफ्लाइज होती है ना, दैट मेक्स मी वर्क हार्डर एवरी टाइम। क्योंकि वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ कहते हैं ना, अब बस फ्रंट पे पहुंच गए, अब या मरो या मारो, या डूबो या तैरो। तो क्या बात। ईश्वर ही होता है वहां जाके, वो ईश्वर के हाथ में हो जाती है चीज स्टेज पे जाके। ट्रू। तो बिल्कुल सही बात अध्यात्म, आपने कही। अध्यात्म है ये सारा, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल, है। डेफिनेटली डेफिनेटली। हमारे साथ रूबरू ग्रुप से एक रंगकर्मी है रितु जी, वो आपसे कोई सवाल पूछना चाहती हैं। एक रितु जी, आप जी आ जाइए स्क्रीन पे, आपसे पूछना चाहती हैं। नमस्कार ऋचा जी। नमस्कार। नमस्कार। आप इतना अच्छा बोल रही हैं, इतना अच्छी आपकी बातें हैं, इतनी अच्छी बातें हैं कि मन कर रहा है सुनते ही रहें। बहुत ही प्यारा बोल रही हैं थैंक यू आप। सो मच। और आपने जो वो केवट कथा सुनाई,
ऐसे गूज बॉम्ब्स, ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कभी मौका मिला तो जरूर आपको सुनेंगे लाइव। डेफिनेटली आप आइए, और हमें खुशी मिलती है क्योंकि जब मैं कथा वाचन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आम ऑडियंस से ज्यादा और कनेक्ट कर पाती हूँ। और कई बार कहते हैं ना कि है तो ईश्वर का नाम, तो संगीत का उद्देश्य ही है मोक्ष प्राप्ति। तो कहते हैं ना, जब व्हेन वी आर परफॉर्मिंग थिंग्स लाइक दैट, चाहे हम केवट संवाद कर रहे हो, चाहे हम लोग कुछ कृष्ण का कर रहे होते हैं, जब ठुमरियां कर रहे होते हैं, या हम नरसिंह अवतार करते हैं बहुत बार, तो आई थिंक जो ऑडियंस है और मैं हूँ, फिर हम लोग एक ही हो जाते हैं। और वो वी आर ऑल टुगेदर इन द सेम बोट एंड वी आर सेलिंग थ्रू। तो वो जब तक नहीं होता ना, तो कहते हैं ना, वो आधा आधा रस कोई फायदा नहीं है। वो पूरा ही होना चाहिए। तो एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट व्हेन, यस प्लीज। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या आपका कोई सपना आपको लगता है कि आपको उसको पूरा करना है? कोई और एक कुछ सपना बचा है कुछ आपके पास? आपने इतना सब कुछ किया है उसके बाद भी। मैम, मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैंने हमेशा से ये सपना देखा है कि एक दिन ऐसा आए कि लोग टिकट लेकर फिल्म देखने ना जाए, सिनेमा थिएटर में टिकट लेकर कथक की परफॉर्मेंस देखने आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ कि क्लासिकल डांसेस के लिए लोग टिकटेड शोज करें और हमारे हॉल्स भरे हों। जी, तो वो मैं आपसे ये भी बात चीज करना चाह रही थी, वापस, बहुत अच्छी यस, बात बोली आपने। वो चीज वहां हमको हमारे, मैं सभी हमारे जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जिनको डांसर्स को, जिनको मैं एज एन एडमायरर, एज एन ऑडियंस देखती हूँ, उनसे सीखती हूँ, मेरे ख्याल से हर एक का ये उद्देश्य होना चाहिए। और जब हम लोग सारे मिलके दम लगाएंगे ना, जरूर होगा ये कि हमारे ऑडियंसेस 25% नहीं है, हमारे लोग भी बाहर खड़े होकर टिकट लेकर कह रहे भैया अंदर घुसने दो, टिकट दे दो हमको। तो उस स्तर पे हमको क्लासिकल आर्ट्स को लाना है, ये सपना है। और मैं सच में चाहती हूँ कि ये साकार हो। बिल्कुल, हम सब भी यही चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनते ही रहे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। ऋचा जी, इतनी एनरिचिंग सेशन चल रहा है, कॉन्वर्सेशन चल रही है। मेरे पास 2 सवाल हैं। एक तो मैं आखिर में पूछूंगी आपसे मैसेज आपका एडवाइस देंगी जो यंग परफॉर्मर्स हैं उनके लिए कि व्हाट मेक्स अ गुड डांसर। लेकिन उससे पहले चलते चलते आपसे जी कुछ और सुनना जी नहीं भरा, चलते चलते मैं थोड़ा सा लालची हो रही हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे कुछ और आपके लिए कुछ भी, काजल जी, मैंने आपका प्ले देखा था और मुझे इतना अच्छा लगा था उस टाइम। मैं आपसे मिल नहीं पाई, जैसा है कि हम लोग हर जगह घूमते रहते हैं, पता नहीं होता किससे क्या मिल जाए। तो आपसे मुझे देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा था आपको देख के, और मैं इतने टाइम बाद अब हम वर्चुअली मिल रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली। तो हमने एक और किया था इंडिया हैबिटेट सेंटर में, और ये था ये हाड़ा रानी हुई हैं। हाड़ा रानी की कथा काफी प्रसिद्ध है। मेवाड़ की रानी हाड़ा रानी, जिनके बारे में एक आ जाता है, वीरांगना थी, और उन्होंने जब उनकी शादी हुई तो जो राणा चूड़ावत थे, उनको रानी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जब लड़ाई का बिगुल बजा तो राजा ने बोला कि मैं लड़ाई के लिए नहीं जा रहा, अभी तो मेरी शादी हुई है, तो मैं लड़ाई के लिए जाऊंगा तो मैं रानी को मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, नई नवेली शादी और नई नवेली दुल्हन मेरी। तो रानी कहती है कि तुम जाओ फ्रंट पे, क्योंकि तुम्हारा धर्म वहां पर है, मैं तुम्हारा धर्म नहीं हूँ। तुम क्षत्रिय धर्म में क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो, और वहां जाकर अपना जो धर्म है, क्षत्रिय धर्म, लड़ने का, अपने जगह को प्रोटेक्ट करने का, वो करो। तो जब वापस राणा आते हैं तो वहां से वो मैसेज भेजते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है। तो रानी क्या करते हैं, कहती है कि अगर ठीक है, ये अगर मेरा देह तो मेरा जो देह है ये तुम्हारे कर्म में आड़े आ रहा है, तो उसका ना रहना ही ठीक है। तो वो क्या करती है, शी beheads herself, she cuts her head, एंड वो अब जो लेने आए होते हैं, चिन्ह लेने आए, तो उनको अपना सर, कहती है ये राजा को दे देना, उनको बोलो कि रानी ने ये बलिदान दिया है। उसने कहा कि मेरा शरीर, मेरा रहना, मेरी आइडेंटिटी जरूरी नहीं, जो तुम्हारा धर्म है उसका पालन करो। तो उन्हीं का एक वर्स मैं आपको सुनाती हूँ। ये इस तरह से जाता है। जब राणा की कायरता पे जो रानी होती है वो क्या कहती है,
जब रानी ने पति का अपने स्वरूप का कायरपन, तब भड़क उठे वो शत्राणी, धिक्कार आपका है जीवन। सौंदर्य वासना की खातिर अपने स्वदेश के लिए द्रोह, मिट्टी की काया क्षण भंगुर, हो रहा आज किस लिए मोह। तलवार मुझे तुम लौटा दो, बप्पा की कसम तुम्हें ठाकुर, लो आओ चूड़ी पहनो तुम, कायर बन छिपो आज घर पर। सरहद का पत्थर पत्थर अब काशी मथुरा है तीर्थ आज, मेरे सुहाग की सही सेज, रण क्षेत्र बनेगा सिर्फ आज। तो इस तरह से वो कहती है कि मेरी सुहाग की जो सेज है वो रण क्षेत्र है, वहां जाओ, वहां लड़ो। तो इस तरह से उनको इंस्पायर करती है। और मुझे हाड़ा रानी और झांसी की रानी जैसी जो वीरांगना है उनकी कथाएं बहुत इंस्पायर करती हैं। तो मैंने इसको स्टेज पे भी किया है कई बार, क्योंकि मेरी माँ किया करती थी हाड़ा रानी की कथा, और हम इसको गा के करते हैं। तो इस तरह से कथा वाचन हाड़ा रानी का, वीरांगना हाड़ा रानी का। क्या बात, बहुत खूबसूरत। यू आर सो ब्लेस्ड, यू आर सो ब्लेस्ड, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया। बस चलते चलते आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, यंग परफॉर्मर्स के लिए जो फील्ड में आके कुछ करना चाहते हैं, व्हाट मेक्स अ गुड डांसर एंड क्या करना चाहिए, कामयाबी के लिए क्या जरूरी है, क्या मैसेज देंगी आप यंग परफॉर्मर्स को? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो डांस आर्ट्स हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टिक। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात बताती हूँ, प्रैक्टिकल बात बोलूंगी। आइडियोलॉजी एक जगह होती है, प्रैक्टिकलिटी एक जगह होती है। तो जो आर्ट्स हैं हमारे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टिक, जिसके ऊपर अगर आप लीन करेंगे तो वो टूट जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अपना जो ब्रेड एंड बटर है उसका जरिया टीचिंग या कुछ और होना चाहिए। इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको अपनी कला को बेचना ना पड़े। कला जो है वो ऐसा माध्यम रहना चाहिए जहां आप अपने ईश्वर की इबादत कर सकें, उसे एज अ पूजा कर सकें, और रोजमर्रा की जिंदगी की जो जरूरतें हैं उनके लिए एक ऐसा प्रोफेशन रहना चाहिए जहां पर आप अपना मतलब जो ब्रेड एंड बटर है वहां से आप अपना अर्न कर सकें। और जब उसके अलावा जब आप स्टेज पे चाहे मतलब कहते हैं आप प्रैक्टिस करें, 4 घंटे प्रैक्टिस करो, 2 घंटे सुबह काम पे जाओ, 2 घंटे शाम को काम पे जाओ, और 4 घंटे लगाओ वापस आके। मेहनत तो है, लेकिन एक आर्टिस्ट को ये करना जरूरी है ताकि उसे अपने आप को या अपनी कला को, क्षमा कीजिएगा बोल रही हूँ, ना अपने आप को ना अपनी कला को बेचना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि और जब जब स्टेज पर जाएं तो उसी ईमानदारी से, उसी निष्ठा से काम करें। और दूसरा, जल्दबाजी नहीं करो। कहते हैं ना मेरे को ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, वो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक एम्बिशन होना चाहिए, लेकिन हर चीज को पाने की जल्दबाजी में गड़बड़ होती है। थिंग्स विल कम टू यू, डोंट रन आफ्टर थिंग्स, डोंट रन आफ्टर सक्सेस, डू योर वर्क। अपने आप ईश्वर देगा और वो पक्का देगा। तो यही बोलना चाहूंगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। पेशेंस, डेडिकेशन बहुत जरूरी है, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो। पेशेंस, डेडिकेशन, सिंसियरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रियाज बहुत जरूरी है। हमारे साथ सुमन डोंगा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी। सल्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन पॉल जी जुड़ी हुई हैं जम्मू से, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रिचा, इट वाज सो एनरिचिंग सेशन, में क्या कहूँ, बहुत ही खूबसूरत सेशन रहा। और बहुत बहुत शुक्रिया रूबरू के इस मंच पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिचा। थैंक यू सो मच काजल जी, और आपने मुझे यहाँ रूबरू में आप लाई, इतने अच्छे आर्टिस्ट आप खुद हैं, तो मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। और सभी जो हमारे दर्शक हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े, बड़ों को सबको प्रणाम और छोटों को सबको प्यार। थैंक यू। थैंक यू रिचा, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से उनका स्वागत और शुक्रिया। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमें हौसला अफजाई होती है, हमें हौसला अफजाई करने के लिए हम वी फील सो प्रिविलेज, एंड एक सपोर्ट से मिलती है जब हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माय व्यूअर्स जो हमारे रूबरू के इस मंच पर आए हैं।
कल ये जरूर कहना चाहूंगी, कल सुबह हमारा जो रूबरू का एक सेशन रहेगा शख्सियत का, कल सुबह 11 बजे का वक्त है, जिसमें हमारे साथ सबीरा मर्चेंट जी जुड़ेंगी। सबीरा मर्चेंट इंटरनेशनल कोच रही हैं, मिस यूनिवर्स वगैरह उन्होंने बहुत जैसे उन्होंने पेजेंट करवाए हैं, एंड शी इज फ्रॉम थिएटर ऑल्सो, एक जाना माना नाम रहा है मीडिया में सबीरा मर्चेंट जी। तो कल सुबह 11 बजे हमारे साथ सबीरा मर्चेंट जुड़ेंगी, और कल शाम को 7 बजे जो हमारे शख्सियत का अंक होगा, उसमें हमारे साथ नेशनल अवार्ड विनर फॉर हर क्रिएशन, क्रिएटिव डायरेक्टर रही हैं फिल्मों की एंड सीरियल्स की, बैसाखी जी कल शाम को हमारे साथ जुड़ेंगी। तो हमें हमारे सपोर्ट दीजिएगा हमारे साथ शख्सियत के इन दोनों अंकों में जुड़कर। बहुत बहुत शुक्रिया तब तक के लिए, और शुभ रात्रि।